सर आप अपना परिचय दे दें। डॉक्टर एस अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सर हर देशवासियों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री की जो कोशिश है उसमें आईएमए की क्या भूमिका है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश का जो कि क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उसकी एक शीर्ष संस्था है। यह इसके अंदर करीब 2.75 लाख मेंबर्स हैं और देश के अंदर 30 राज्य स्तरीय ब्रांचों के साथ 1700 लोकल ब्रांचों के द्वारा यह देश के हर कोने के अंदर पहुंचा हुआ है। यही वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केवल अपने सदस्यों के हितों की ही देखी नहीं करता है, लेकिन यह देश के जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में है उसके अंदर वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंदर अपने साझेदारी की भूमिका निभाता है, जिसके द्वारा कि हम जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनको आम जनता तक, उसके अंदर जागरूकता लाने के लिए आम जनता तक हम उनको पहुंचाते हैं। सर देश में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से लचर है। प्रधानमंत्री गाँव में डॉक्टर्स को अपील कर रहे हैं कि गांव में जाकर डॉक्टर्स वहां के लोगों को इलाज करें, लेकिन डॉक्टर्स उस तरह से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। इसमें आईएमए क्या कुछ अपनी तरफ से डॉक्टर से अपील करके या किसी तरह के मैसेज देकर डॉक्टर्स को गांव में भेजना चाहते हैं? आईएमए क्या योगदान है? देखिए, इसके अंदर जो मुख्य बात है, कोई भी चिकित्सक ऐसा नहीं है जो कि गांव में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमको उस तरीके का वायुमंडल बनाना पड़ेगा जिससे कि जो भी चिकित्सक वहाँ पर जाए वह अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी वहाँ पर दिखा सके। अगर वहाँ का वातावरण ही नहीं है जिसके अंदर कि वह अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी दिखा पाए, वैसा वातावरण नहीं है तो वहाँ जाकर वह बेकार हो जाता है। हमको सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जब ही हम चिकित्सकों को गाँवों के अंदर भिजवा पाएंगे। केवल अपनी जो प्रशासनिक अकर्मण्यता है उसको छिपाने के लिए वह दोषारोपण दूसरों पे करते रहते हैं और केवल दोषारोपण कर रहे हैं कि चिकित्सक गाँवों के अंदर नहीं जा रहे हैं, इसलिए देश की स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं हैं। ये क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में केवल चिकित्सक ही नहीं होता है, चिकित्सक के साथ एक काम करती है टीम, और जब तक उसके लिए उस तरीके का वातावरण नहीं बनेगा, जब तक न चिकित्सक काम कर सकेगा न चिकित्सक की टीम काम कर सकती है। हमको उस तरीके की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी जिसके कारण कि चिकित्सक हमारा काम कर सके। स्वास्थ्य, अपन बातचीत कर रहे हैं स्वास्थ्य की, अभी तक सरकार का ध्यान केवल चिकित्सा के ऊपर था और चिकित्सा से स्वास्थ्य नहीं आ सकता है। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी टर्म है और उसके लिए हमको प्रमोशन, प्रिवेंटिव एंड देन ट्रीटमेंट, अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो हमारा स्वास्थ्य आएगा। हेल्थ, प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन एंड डिजीज ट्रीटमेंट, ये जब तीनों चीज़ें होंगी जब हम स्वास्थ्य को ला पाएंगे या हम भली भांति चिकित्सा कर वेलनेस ला पाएंगे। आज स्वास्थ्य के साथ भी वेलनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमको हमारी नीतियों को उसी तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्वास्थ्य की बात समझी और उन्होंने कहा
समग्र स्वास्थ्य स्वस्थ भारत। अगर हम समग्र स्वास्थ्य की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आ रही है वो उन्होंने लिया है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत से समग्र स्वास्थ्य आ सकता है और समग्र स्वास्थ्य से स्वस्थ भारत हो सकता है। स्वच्छ भारत में आईएमए का क्या योगदान है? आईएमए एक बेसिक संस्था है, एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन का मुख्य काम होता है अपने सदस्यों का जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना, उनके इश्यूज के साथ साथ उनकी वेलबींग देखना, किसी भी एसोसिएशन का। लेकिन जिस प्रकार से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्वच्छ भारत, स्वच्छता के लिए विशेष रूप से काम किया है। इन्होंने दिवस बनाए हैं अपने सदस्यों को जागरूक करने के लिए कि किस प्रकार से अपने आसपास का वातावरण, अपने वहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि वहाँ क्लीनलीनेस रह सके, अपने परिसर के अंदर, अपने आसपास के अंदर, उन सब के अंदर उन्होंने अभियान चलाया। हम हर शुक्रवार को एक टाइम ये देखते हैं कि हमने अपने सब मेंबरों को कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ पर इसको ध्यान में रखें कि सफाई अपने वहाँ पर रह रही है या नहीं रह रही है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप उसके अंदर देखें कि जिस प्रकार से हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो विभिन्न प्रकार के नए नए इस तरीके के प्रकल्प किए जिनके कारण कि हमारी हेल्थ को अंदर, स्वास्थ्य के अंदर प्रिवेंटिव और प्रमोशन का काम करें। स्वच्छ भारत के ये अपने स्वच्छ भारत के साथ साथ ही जैसे टॉयलेट्स का बनाना रूरल इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर आईएमए का और विभिन्न संस्थानों का पूर्ण सहयोग हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी अपनी सभी ब्रांचों के अनुसार जहाँ जितनी आवश्यकता होती है उसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे राजस्थान के अंदर हमने चाकसू के पास के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के साथ पूरे के पूरे गांव को हमने गोद लिया और वहाँ पर पूरा का पूरा ये टॉयलेट्स के पूरे बनाए। इसी प्रकार से अपन स्मार्ट सिटीज़ जो गवर्नमेंट के लिए कर रही है तो उसके अंदर ये हेल्थ प्रमोशन के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा और हेल्थ प्रमोशन के लिए बातचीत करी जाएगी। इसी प्रकार से एक है यूनिक इनिशिएटिव फॉर द हेल्थ केयर, सेहत, जिसके अंदर की जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसके अंदर अपने जो पेशेंट या जो भी व्यक्ति अपनी सेहत के बारे में जानना चाहेगा वहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, अपनी दवाइयों के बारे में बता सकता है, अपनी बीमारी के बारे में बता सकता है और उससे उसके पास वापस जवाब आएंगे। ये कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर, इनके ऊपर ये सब चीज़ें चालू होंगी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जहाँ भी मेंबर्स हैं वहाँ कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर किस प्रकार से वहाँ का प्रशासन सहयोग चाहता है, हमने लेटर लिख के दिया है कि हम उस प्रकार का सहयोग वहाँ पर देने के लिए तत्पर तैयार हैं। सर, भारत, आपको नहीं लगता कि भारत में इलाज महंगा होता जा रहा है? आम लोग उस इलाज से कहीं न कहीं वंचित हैं। इसको कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए जो आम लोग भी उस तक पहुँच पाए, इलाज करा पाए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। मैं इसके अंदर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने सरकार से कहा है कि वो अपनी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है जिसका कि अभी ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 जिसका कि अभी ड्राफ्ट मौजूद है, वह कारपोरेट घरानों को या कारपोरेट जो एक पूरा का पूरा कल्चर चल रहा है उसकी जगह ओन अकाउंट एंटरप्रेन्योरशिप उसको बढ़ावा दे। अगर वो ओन अकाउंट एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावा देगी
जो डॉक्टर्स खुद क्लिनिक कर रहे हैं और उनके अगर बढ़ावा देगी तो निश्चित तौर के ऊपर एक अफोर्डेबल, असेसिबल और क्वालिटी अपन को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी, क्योंकि वह व्यक्ति जो ऑन अकाउंट है, खुद कार्य कर रहा है, वह अपने आप में बहुत बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा पाएगा और उनको बढ़ावा देगी। आज सरकार का जो पूरा का पूरा कल्चर चल रहा है, वो कल्चर चल रहा है कारपोरेट के अंदर। जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली क्वालिफाइड जो मैन पावर है, वो चाहते हैं कि नौकरी करें, उनके कारपोरेट के अंदर चले जाएं, वहाँ नौकरी करें, जिसके कारण ये पूरी की पूरी चिकित्सा व्यवस्थाएं महंगी होती चली जा रही हैं और आम आदमी को मिलना बहुत 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 मुश्किल होता हुआ चले जा रहा है। सर, हेल्थ बजट तो हमारे देश का अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम होता है। आपने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की कि वो हेल्थ सेक्टर में ध्यान दे रहे हैं, तो हेल्थ बजट को बढ़ाने के लिए क्या सुझाव आपने दिया है या आगे देंगे? हमने ऑलरेडी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 की मीटिंग हुई थी और उसके अंदर हम गए थे और वहाँ के ऊपर हमने एक पूरा का पूरा सुझाव का पन्ना वहाँ पर दिया है। हमने ये सरकार से मांग करी है कि सरकार उसको एक फेज्ड मैनर के अंदर 5% जीडीपी का एक्सपेंसेस के अंदर ले जाए। सरकार ने ये माना है कि अभी केवल जो जीडीपी का है वो 1.2%, 1.3% जो है वो जीडीपी का हेल्थ एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च करती है, जबकि उस हेल्थ पॉलिसी के अंदर सरकार ने कहा है कि मैं 2.5% तक इन द फेज्ड मैनर हम इसको जीडीपी का एक्सपेंसेस के लिए ले जाएंगे, प्रोविज़न रखेंगे। हमने ये कहा है कि इसको 5% तक ले जाएं और 0.5% हर साल इसको बढ़ाते हुए चले जाएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल हम हेल्थ बजट बढ़ा देने से काम नहीं होने वाला है। जो हेल्थ बजट है उसको हम किस प्रकार से खर्च करें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज 1.3 जो दे रहे हैं और बाकी का खर्च तो पूरा का पूरा करीब 6% हो रहा है, वो आउट ऑफ द पॉकेट हो रहा है। व्यक्ति जो है वो अपनी पॉकेट से खर्च कर रहा है। टोटल तो करीब करीब 5 से 6% जीडीपी का जा रहा है, जबकि और देशों के अंदर जहाँ के ऊपर ये खर्च, ये जो हेल्थ बजट जाता है तो उसके अंदर आउट ऑफ द पॉकेट कमती खर्च होता है। इसलिए हम उनको ये कह रहे हैं कि इसका किस प्रकार से जुडिशियसली एक्सपेंसेज हो और वह आम व्यक्ति के लाभ के लिए पहुँचे, उसके हमने पूरे के पूरे सुझाव उसके अंदर दिए हैं सरकार को। ड्राफ्ट पॉलिसी की जो मीटिंग थी और उसके अंदर हम समझते हैं कि ये चीज़ें ड्रग्स को लेकर जो अभी सवाल हुआ कि दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, इलाज महंगा हो रहा है, इसी को कम करने के लिए जन औषधि अभियान शुरू किया। तो जन औषधि अभियान कितना कारगर होगा और उसमें आईएमए उस पूरे अभियान को कैसे देखता है? जन औषधि अभियान जो सरकार ने चालू किया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसमें अपनी पार्टनरशिप निभाने की मंशा सरकार को जाहिर करी थी और उसी के अंतर्गत पहला जन औषधि केंद्र हमने आईएमए हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर चालू किया। लेकिन मेरे को बड़े मन से और दुख से मेरे को कहना पड़ रहा है कि अभी इसके बारे के अंदर जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, वो भी क्लियर नहीं है। वो जब तक कोई भी व्यक्ति वहाँ दवा लेने के लिए आता है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार पूरी दवा मिलनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही जल्दी के अंदर होता है।
जन औषधि के अंदर वो सब दवाइयाँ, केंद्र के ऊपर वो दवाइयाँ नहीं मिलती। जो प्रिस्क्रिप्शन आता है उसके अंदर 2-3 दवाइयाँ मिल पाती हैं, 2-3 दवाइयाँ उसके अंदर से नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण वह मरीज जो अटेंडेंट उसके आते हैं वो एकदम से फ्यूरियस हो जाते हैं, वो दूसरी जगह जाके वहाँ पर दोबारा नहीं आते हैं। इसलिए हमने सरकार से मांग करी कि जो दवाइयाँ जन औषधि केंद्र के अंदर सरकार नहीं दे सकती है, उन जन औषधि केंद्रों को दूसरी दवाइयाँ रखने की अनुमति दी जाए। सरकार ने कहा कि हमने दे रखी है, लेकिन नीचे वाले जो हैं वो कोई भी इस बात के लिए अभिज्ञ हैं और वो इस बात को नहीं देते हैं। इसलिए मैं केवल टोटल वेस्टेज हो रहा है जो जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सर एक और सवाल है कि आज बड़े बड़े हॉस्पिटल भी वहाँ आप जब जाएं तो गैर जरूरी दवाइयाँ लिखना और ओवरडोज एक चीज़ जो कहा जाता है कि ट्रीटमेंट और अनावश्यक जांच भी हो रही है, ये पूरा एक सिस्टम बनता जा रहा है। तो जब इसमें आईएमए किस प्रकार की कार्रवाई करने का सुझाव सरकार को दे रहा है, या आईएमए किस प्रकार से एक्शन लेता है, या कभी जांच प्रक्रिया आप कोई इन्वेस्टिगेशन आप स्वयं भी आप लोग करते हैं? आपने बिल्कुल सही बात बताई, सही बात कही, लेकिन ये एक प्रकार से जुमला ज़्यादा हो गया है। अगर किसी तरीके से इसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं तो उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई और जांच की जाती है। केवल आज अविश्वास की भावना इतनी ज़्यादा हो गई है जिसके कारण अगर कोई भी जो दवाइयाँ या जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनके बारे के अंदर ये बता दिया जाता है कि ये अनावश्यक है, जबकि वो खुद ही ये कराते हैं। जो मरीज आते हैं, जो रोगी आते हैं कि मेरा सारे के सारा जांच करवाई जाए, और डॉक्टर कहते हैं कि इनकी आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर जब वो जांच कर ली गई और उसके अंदर बीमारी नहीं निकली है तो ये तो कोई डॉक्टर का दोष नहीं है। लेकिन मैं ये निश्चित तौर के ऊपर कहता हूँ कि जो कारपोरेट कल्चर और जो एक इस चिकित्सा सुविधाओं को सेवा का क्षेत्र नहीं मानकर इसको एक कमर्शियल मान लिया गया है, जिसके कारण अगर डॉक्टर चिकित्सक वह टेस्ट नहीं कराता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो उसके ऊपर उपभोक्ता कानून लग जाता है और वह माना जाता है डिफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज, और उसके कारण जो विभिन्न प्रकार के करोड़ों रुपए तक के कंपनसेशन जा रहे हैं। तो एक प्रकार से जो चिकित्सक इलाज कर रहा है वो एक डरा हुआ है, उसके ऊपर डरे हुए होने के कारण वो अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अनुसार वो पूरा का पूरा काम नहीं कर रहा है। उसको विभिन्न कानूनों की आड़ के अंदर वो पहले पूरी चीज़ें करनी पड़ती है, जब भी वह अपना काम कर पाता है। अगर उसके कोई बुखार है तो वो बुखार किस चीज़ का है, उस चीज़ के लिए उसको सारे इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं। उसका क्लिनिकल जो उसकी कॉम्पिटेंसी है उसको कम देखा जाता है और उसके अनुसार वह मरीज के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है। सर एक सवाल और है, थोड़ा सा इन सवालों से आउट ऑफ द बॉक्स है। देश में मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, तो मेडिकल टूरिज्म की क्या संभावनाएं वर्तमान में हैं और आगे क्या आप इस दिशा में भविष्य देखते हैं भारत का? गवर्नमेंट ने मेडिकल टूरिज्म एंड वेलनेस बोर्ड बनाया है। यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया है। हमने सरकार से आग्रह किया है कि वह जो इस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं उनका एक वैलिडेशन होना चाहिए उन संस्थानों का, उसका वैलिडेशन होके वो वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध होए, और हमको इस तरीके के जहाँ टूरिस्ट प्लेसेज हैं उसके अंदर हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि इस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर इस प्रकार की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनका कि हम प्रचार प्रसार कर सकें। आज पूरे विश्व के अंदर एक मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड
मेडिकल पर्सनल्स हमारे पास मौजूद हैं, और जो हमारी कॉस्ट है वो कॉस्ट है 1/10 ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़, और उसके कारण हम मेडिकल टूरिज़्म विथ वेलनेस ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। इसके अंदर अपार संभावनाएं हैं। बतौर सरकार उसकी तरफ ध्यान दे, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको कि हमने बताया है, विभिन्न प्रकार के जो वीसा हैं, अगर आज मेडिकल के लिए कोई वीसा लेके आता है तो उसको बड़ी परेशानियां होनी पड़ती हैं। वह टूरिस्ट वीसा लेके आ जाएगा तो अच्छी तरह आ जाएगा, लेकिन मेडिकल के लिए अगर वो वीसा लेके आएगा तो बहुत मुश्किल होगी। मेडिकल वीसा के लिए वो जब आएगा तो उसको एक अटेंडेंट की आवश्यकता है। वो अटेंडेंट उसको जिस प्रकार से मेडिकल वीसा के लिए अप्लाई करेगा तो उसको अर्जेंसी के अंदर तुरंत मिलना चाहिए। उसके अंदर महीने 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। ये हमने उनको कि किस प्रकार से वीसा के रूल, इसके लिए नियम ठीक किए जाएं, उसके लिए जो किस प्रकार के अपन को नियम बनाए जाएं, उनको सब चीज़ों की इसके अंदर आवश्यकता है। और उस तरीके के हमारे सारे सुझाव सरकार के पास गए हुए हैं, हमारी मीटिंगें हो रही हैं, और उसके अंदर मैं समझता हूं कि हम कुछ न कुछ कदम तो आगे बढ़ेंगे ही। सर, आपने भी कई जगह पढ़ा होगा, सर्वे रिपोर्ट भी आ रही है, कहीं ना कहीं इंडिया जो है हार्ट के मामले में ये बहुत बड़ा कैपिटल बनता जा रहा है हार्ट डिजीज़ के लिए, भारत जो है। तो इसे कम करने के लिए, इसके लिए ऊपर अभी इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया जा रहा है, दिल्ली में ही 5-6 अगस्त को होने वाला है। इसमें वर्ल्ड के कई देशों के अच्छे डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उन डॉक्टरों को या यहाँ के डॉक्टरों को या इस हार्ट डिजीज़ का जो कैपिटल बन रहा है, इसे दूर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे कम करें? इसका संदेश तो है जो मोदी जी ने दे दिया, पूरे विश्व ने मान लिया है कि इंटरनेशनल योग हमको जीवन जीने की कला, जो कि मोस्ट साइंटिफिक, जिसको कि पूरे विश्व ने माना है कि आपकी क्या है, जो कि एंशिएंट इंडिया के अंदर थी। योग ये ट्रीटमेंट नहीं है, योग जीवन जीने की कला है, और इसके कारण हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ता है, हम वेलनेस आती है। और अगर इसको अपनाते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर जो ये डिजीजेज मानी जाती हैं, चाहे हार्ट की हों, चाहे डायबिटीज़ की हों, चाहे ब्लड प्रेशर की हों, चाहे अन्य, ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। और जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं वो इसी से कमती हो सकती हैं, क्योंकि ये डिजीजेज का कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये तीनों इन डिजीज का कारण है। और इन डिजीज के कारण हम उसको इसी से मिटा सकते हैं, योग। और इसको जिस तरीके से जितना भी ज़्यादा फैलाएंगे उसके कारण ये कम होंगी, क्योंकि हमारी ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करती है। धन्यवाद। थैंक यू।